नमस्कार। भारतीय संगीत विषय की बीए भाग तृतीय की छात्राओं का इस ऑनलाइन व्याख्यान में स्वागत है। आज हम राग वर्गीकरण के जितने सिद्धांत हैं उनमें से रागांग राग वर्गीकरण इसके बारे में थोड़ी चर्चा करेंगे। हमारे पाठ्यक्रम में राग वर्गीकरण के बहुत सारे सिद्धांत हैं। एक संगीत रत्नाकर नामक ग्रंथ में शारंगदेव द्वारा बताया गया ग्राम राग उपराग राग वर्गीकरण, जिसे दशविध राग वर्गीकरण भी कहते हैं, वह है। एक है राग रागिनी वर्गीकरण, जिसके विभिन्न मत हैं। फिर भातखंडे द्वारा प्रतिपादित थाट राग वर्गीकरण, और ये रागांग राग वर्गीकरण यह पंडित नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा प्रतिपादित किया गया है। और यह सबसे लेटेस्ट जो राग वर्गीकरण की पद्धति है वो यही है। जो आधुनिक विद्वान पंडित भातखंडे द्वारा बताया गया सिद्धांत है थाट वर्गीकरण का, उसमें कुछ बहुत सारी कमियां का पर ध्यान गया है विद्वानों का। जैसे सबसे बड़ी कमी उसमें जो ये नज़र आती है वो ये है कि जो थाटों की संख्या 10 है वह अपर्याप्त लगती है। उसके अंतर्गत बहुत सारे राग हैं जो उस 10 थाट की श्रेणी में नहीं आते, या कुछ थाट ऐसे भी हैं या कुछ राग ऐसे भी हैं जो जिस थाट के अंतर्गत आते हैं वो तार्किक नहीं लगता। तो यह संख्या जो 10 की है थाट की वह अपर्याप्त लगी। दूसरा, भारतीय जो संगीत पद्धति है उसमें स्वरों के स्वरूप, चाहे वह कोमल है चाहे तीव्र है, उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण स्वरों को बरतने का ढंग, स्वरों को प्रयुक्त करने का, प्रत्येक स्वर को प्रयुक्त करने का ढंग, वह महत्वपूर्ण है। तो ऐसे में एक राग वर्गीकरण की एक अन्य पद्धति की आवश्यकता महसूस हुई पंडित नारायण मोरेश्वर खरे को। तो उन्होंने किसी राग विशेष के जो मुख्य चलन होता है, जिसे अंग कहते हैं, वो कुछ निश्चित किए और उसके आधार पर उस अंग से मिलते जुलते रागों को उस अंग रागांग कहा गया, और उस राग से, उस अंग से मिलते हुए राग को उस रागांग के अंतर्गत श्रेणीबद्ध किया। जैसे कि आपको दशविध राग वर्गीकरण में पढ़ा था कि राग वर्गीकरण की वह पद्धति 12वीं-13वीं शताब्दी में शुरुआत हुई थी। उससे पहले राग वर्गीकरण की कोई पद्धति प्रचलित नहीं थी। जब संगीत के महान पंडित शारंगदेव का प्रादुर्भाव हुआ और उन्होंने तत्कालीन गाए जाने वाले रागों को 10 वर्गों में बांटा था, तो उनमें से एक रागांग वहाँ भी एक था, लेकिन वह रागांग क्या था, किस प्रकार से उसको श्रेणीबद्ध किया गया था, इसके बारे में कोई चर्चा नहीं मिलती है। यह जो रागांग है, जो नारायण मोरेश्वर खरे द्वारा प्रतिपादित किया गया रागांग है, वह रागांग बिल्कुल दूसरा है। और जो दशविध राग वर्गीकरण के अंतर्गत एक रागांग नामक कैटेगरी थी, वो बिल्कुल अलग थी। तो 10 वर्गीकरणों में जो बांटा उनमें से एक रागांग था, और उन रागांग को एक फिर से श्रेणीबद्ध किया गया था। भाषा राग, विभाषा राग, अंतर्भाषा राग, ग्राम राग, राग, उपराग, रागांग राग, भाषांग राग, क्रियांग राग और उपांग राग। तो इन 10 विध, इसलिए 10 श्रेणियाँ थी, इसलिए इसको 10 विध राग वर्गीकरण कहा गया था। इसमें से एक रागांग वर्गीकरण भी था, लेकिन उसका कोई तार्किक उल्लेख नहीं मिलता।
ये जो हम आधुनिक काल का रागांग वर्गीकरण पढ़ेंगे वह बिल्कुल अलग है। ये जो 10 विधराग वर्गीकरण ऊपर जो आपको बताए 10 नाम, उनमें से पहले 6 अर्थात भाषा, विभाषा, अंतर्भाषा, ग्राम राग, राग और उपराग, ये मार्गी अथवा मार्ग संगीत के अंतर्गत आते हैं। और अंतिम 4 अर्थात रागांग, भाषांग, क्रियांग और उपांग, ये देसी राग के अंतर्गत आते हैं या गान के अंतर्गत आते हैं। आपको ये जानकारी होगी कि संगीत की 2 धाराएं प्रचलित रही हैं शुरू से। एक को मार्गी कहा गया था, एक को देशी कहा गया था। और मार्गी को ही बाद में गांधर्व कहा गया था और देशी को गान कहा गया था। जो दशविध राग वर्गीकरण है उसकी कोई बहुत ज़्यादा व्याख्या किसी भी ग्रंथ में नहीं मिलती है। दामोदर पंडित की एक पुस्तक है संगीत दर्पण, उसमें भी लिखा है कि जिन रागों में ग्राम राग की छाया हो वह रागांग राग हैं, जैसे दीपक, भैरव, शंकराभरण इत्यादि। पंडित भातखंडे, जो कि आधुनिक विद्वान हैं, 19वीं शताब्दी के अंत के और 20वीं शताब्दी के आरंभ के, उन्होंने संगीत शास्त्र नामक पुस्तक में लिखा है कि जिन रागों में शास्त्रीय नियमों का पालन होता हो वह रागांग राग है। अब 1947 के आसपास एक प्रकाशित हुई थी पुस्तक जिसका नाम था संगीत शास्त्र दर्शन, जिसके लेखक थे नारायण मोरेश्वर खरे। इन्होंने रागांग पद्धति के बारे में बहुत स्पष्ट लिखा है कि प्रचलित रागों में से उनके गायकी के ढंग यानी अंग से और स्वर प्रकृति से एक दूसरे से अलग ऐसे लगभग 30 राग निकल सकते हैं और इन्हीं रागों को गाने की पद्धति के अनुसार दूसरे राग को गाना चाहिए। उस राग का साधारण चलन बहुत कुछ अपने रागांग के राग के अनुसार होगा। इसी पद्धति को रागांग पद्धति कहते हैं। ऐसे रागांगों के 30 प्रकार माने गए हैं, वो इस प्रकार हैं: भैरव, काफी, आसावरी, ललित, नट, शंकरा, भूपाली, भटियार, बिलावल, पूर्वी, भैरवी, पीलू, श्री, कान्हड़ा, आसा, दुर्गा, कल्याण, मारवा, सारंग, सोरठ, बागेश्वरी, मल्हार, बिहाग, खमाज, तोड़ी, भीमपलासी, विभास, केदार, हिंडोल और कामोद। तो जैसे उदाहरण के लिए इसमें एक कान्हड़ा अंग है, तो कान्हड़ा अंग का मतलब हुआ कि जिस राग में गंधार कोमल हो, निषाद कोमल हो और गंधार वक्र भी हो और नीपा की संगत हो, जैसे सा रे ग म रे सा यानी प ग म रे सा। अब इसमें जो कान्हड़ा अंग है उसकी मुख्य चीज़ है कि गंधार आंदोलित होना चाहिए। आंदोलित का मतलब ग मींड से ग म रे सा, सीधा ग म रे सा अगर आप गाओगे तो वह कान्हड़ा अंग नहीं होगा। तो कान्हड़ा अंग बनाने के लिए गंधार वक्र और गंधार आंदोलित होना दोनों आवश्यक है। इस प्रकार ऐसे राग जिनमें गंधार कोमल हो और गंधार वक्र हो और गंधार आंदोलित हो, ऐसे सभी राग कान्हड़ा अंग के अंतर्गत उनको श्रेणीबद्ध किया जाएगा। तो इस प्रकार 30 रागांग ऐसे निर्धारित किए गए और उन 30 रागांगों के आधार पर उनसे मिलते जुलते रागों को उनके प्रत्येक रागांग के अंतर्गत रखा गया। पंडित नारायण मोरेश्वर खरे के वर्गीकरण से यह स्पष्ट है कि उन्होंने अपने अनुभव के आधार पर यह निष्कर्ष निकाला कि राग का चलन का मतलब स्वरों, प्रत्येक स्वर का किस तरह से उसमें व्यवहार होता है। हर स्वर प्रत्येक राग में अलग अलग ढंग से प्रयुक्त होता है। जैसे मैंने आपको गंधार का उदाहरण बताया, कान्हड़ा रंग में गंधार अलग ढंग से लगेगा, भैरव का गंधार अलग ढंग से प्रयुक्त होगा। तो इस प्रकार
इस पद्धति के अनुसार उन्होंने रागांग राग बनाए। थाट नाम से राग में प्रयोग किए जाने वाले स्वरों का आभास ही होता है, तो रागांग नाम से राग के स्वरों और उसकी प्रकृति का आभास होगा। पंडित खरे को थाट पद्धति में कुछ कमियां दिखाई दी, जैसा मैंने आपको पहले शुरू में बताया था, इसीलिए उन्होंने रागांग पद्धति की कल्पना की थी। उन्होंने 30 रागांग बताए और यह मान लिया कि सभी हिंदुस्तानी राग इस सीमा में आ जाएंगे, किंतु उन्होंने यह नहीं सोचा कि हिंदुस्तानी संगीत में रागों की संख्या में हमेशा वृद्धि होती रहती है, वृद्धि भी होती रहती है। दूसरा, कुछ ऐसे दक्षिण भारतीय राग हैं जो आपसी इंटरेक्शन और आवागमन के साधन और एक दूसरे को सुनने के ज़्यादा अवसर मिलने के कारण जो कुछ दक्षिण भारतीय राग अब उत्तर भारतीय राग की परिधि में आ गए हैं, तो वो राग किसी रागांग के अंतर्गत नहीं आते हैं। तो यह, क्योंकि हमारा संगीत समय के साथ साथ बदलता रहता है, तो इसलिए नए रागों का निर्माण भी होता रहता है। यही हमारी संस्कृति का आधार है। हम हमेशा नए का स्वागत करते हैं और धीरे धीरे उन्हें अपने में समा लेते हैं, चाहे विदेशी भाषा हो या विदेशी खान पान हो या पहनावा हो, उन्हें हम अपना बना लेते हैं। इसी प्रकार विदेशी संगीत हो या दक्षिण भारतीय संगीत, हमने सबका स्वागत किया है। बहुत से दक्षिणी राग हिंदुस्तानी संगीत में घुल मिल गए हैं, इसलिए ऐसे रागों के विषय में यह समस्या होती है कि उन्हें किस श्रेणी में रखा जाए। जैसे कीरवाणी हुआ, बसंत मुखारी, चारुकेशी, परमेश्वरी इत्यादि, ये जितने राग हैं वो न तो किसी रागांग श्रेणी में आते हैं, न ही किसी थाट की श्रेणी में आते हैं। तो इसलिए थाट पद्धति में भी कुछ कमियां हैं, रागांग पद्धति में भी कुछ कमियां हैं। यह ऐसी समस्या मिश्रित रागों के संबंध में भी आ सकती है, क्योंकि भारतीय संगीत परंपरा में दो रागों को मिला करके नए रागों के निर्माण की प्रक्रिया की भी परंपरा है। तो ऐसे जो मिश्रित राग हैं वो न तो किसी रागांग की श्रेणी में आएंगे और न ही किसी थाट की श्रेणी में आएंगे। इसलिए कुछ विद्वानों का ऐसा विचार है कि रागांग की संख्या 30 से बढ़ाई जानी चाहिए। उनका विचार यह भी है कि थाट पद्धति में केवल स्वर साम्य का ध्यान रखा गया है और स्वरूप साम्य का नहीं। जैसे भूपाली और देशकार के थाट अलग अलग माने गए, जबकि उनके दोनों के एक जैसे स्वर हैं, तथा साधारण विद्यार्थी को इन दो रागों में विशेष अंतर नहीं दिखाई पड़ता। इसीलिए अगर रागांगों की संख्या बढ़ा दी जाए तो थाट की तुलना में रागांग वर्गीकरण अधिक बोधगम्य, अधिक तार्किक और सुविधाजनक हो सकता है। कुछ सुझाव ऐसा भी है कि इसमें मालकोश, गौरी, पंचम, बहार और मिश्र रागांग जोड़ दिए जाने चाहिए। रागांग वर्गीकरण में स्वर समानता की अपेक्षा राग के स्वरूप की समानता पर अधिक बल दिया गया है। पंडित BR देवधर ने अपनी पुस्तक राग बोध में लिखा है कि जो स्वर समुदाय जिस राग में अधिक महत्वपूर्ण हो, उस राग का समावेश उस रागांग के अंतर्गत किया जाना चाहिए। जैसे ग म रे सा, शुद्ध ग शुद्ध रे, ठीक है। यह स्वर समुदाय उन्होंने बिलावल के अंतर्गत माना, और ग म रे सा, जहाँ पे रे कोमल हो, यह स्वर समुदाय भैरव के अंग का है। अतः जिन रागों में क्रमशः ये स्वर समुदाय प्रबल होंगे वह उस रागांग में शामिल माना जाएगा। पंडित रामाश्रय झा के शब्दों में उत्तर भारतीय शास्त्रीय संगीत में राग गायन वादन पूर्ण रूप से रागांग राग पर निर्भर करता है। यदि गायक वादक को इन रागांग रागों का पूर्ण ज्ञान नहीं है तो वह अपने गायन वादन को शास्त्रीय संगीत के अनुरूप बनाने में पूर्णतः सक्षम नहीं होगा। इसलिए रागांग यानी राग का मुख्य अंग को ठीक समझने के बाद ही उसे गाना चाहिए। तो जो रागांग राग वर्गीकरण पद्धति है आधुनिक, वह कुछ हद तक भारतीय संगीत की जो मुख्य चरित्र है
उस पर आधारित है, परंतु इसमें भी अभी और सुधार और विस्तार की गुंजाइश है। जिस प्रकार बाकी सभी पद्धतियाँ राग वर्गीकरण की अन्य सभी पद्धतियों में धीरे धीरे समय के साथ सुधार होते रहे हैं, उम्मीद है इस पद्धति में भी आगे जो वर्तमान समय में प्रचलित रागों के आधार पर कुछ आगे आधुनिक विद्वान भी सुधार करेंगे। धन्यवाद।